मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास और विश्व इतिहास में बीए पार्ट 3 के लिए अभी तक हमने कई अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जापान का आधुनिकीकरण कि जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। जापान का आधुनिकीकरण से पहले हम उसकी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जापान का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब कन्फ्यूशियस चीन में अपनी शिक्षाओं का प्रसार कर रहा था, उस समय जापान जंगली कबीलों एवं असभ्य लोगों के संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था। जापान 2000 मील लंबे द्वीपों का एक समूह है। उत्तर में कमचटका द्वीप से प्रारंभ होकर फार्मोसा तक फैला हुआ है। इनमें 4 द्वीप प्रमुख हैं: होक्काइडो, दूसरा होन्शू, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशू। जापान में केवल 17% भूमि कृषि योग्य है। जापान में चाय, चावल और शहतूत की खेती लोकप्रिय है। परंपरागत रेशम उद्योग भी जापान में लोकप्रिय है। जापान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान के लोग मंगोल जाति के हैं, जो कद में छोटे, पीले रंग के एवं छोटी आँखों वाले होते हैं। जापान के औपचारिक रूप से निप्पन के नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में कई चीनी बौद्ध भिक्षु जापान पहुँचे और जापानियों को लेखन कला का ज्ञान कराया तथा इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म जापान का राजधर्म बना। बौद्ध धर्म के साथ साथ शिंटोबार में भी विश्वास बना रहा। यह जापान का प्राचीन धर्म है, जिसमें प्रकृति, शासक एवं पूर्वजों की पूजा प्रचलित है। ये जापान की कुछ प्रारंभिक जानकारी थी। अब हम देखते हैं जापान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में जापान में राजतंत्र कायम रहा। जापान में प्राचीन काल में विभिन्न वंशों का शासन रहा। 650 ईस्वी में जिम्मो तेनो नामक शासक ने संपूर्ण जापान पर अधिकार कर यामातो नगर को अपनी राजधानी बनाया। इसी नगर से जापान के शासक यामातो वंश के माने जाते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जापान में सामंतवाद का प्रभाव रहा। लगभग 1192 ईस्वी में योरितोमो नामक सामंत ने शोगुन की उपाधि धारण की। शोगुन का अर्थ है असभ्य कबीलों को नष्ट करने वाला सेनानायक। कालांतर में शोगुन का पद वंशानुगत बना, जो कि राजा का प्रधानमंत्री था। जापान में सभी अधिकार शोगुन के हाथों में केंद्रित थे। जापान में शासन सम्राट के नाम से होता था, परंतु असली सत्ता शोगुन के हाथ में थी। सम्राट जापान में क्योटो नामक स्थान पर रहता था। उसे राज्य की आय का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। सम्राट को आम जनता से मिलने की मनाही थी। जापान में सम्राट को ईश्वर तुल्य माना जाता था। शोगुन येदो नामक स्थान पर रहता और शासन संचालन करता था। शोगुन ने सामंतवादी व्यवस्था को जापान में आधार रखा और विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए। शोगुन का पद 1867 ईस्वी में समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि जापान का पश्चिम के साथ कैसे संपर्क हुआ। जापान में भी चीन के समान ही विदेशियों के जापान आगमन का विरोध किया। इस विरोध के बावजूद 1542 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने जापान पहुंचने के प्रयास किए। 3 सितंबर 1543 को सर्वप्रथम पुर्तगाली जापान पहुंचे। 1549 में फ्रांसिस जेवियर नामक जेसुइट भी जापान पहुंचे। पुर्तगालियों के पश्चात जापान पहुंचने वालों में डच, स्पेनिश, ब्रिटिश आदि थे। इसके पश्चात जापान
जापान को क्रिश्चियन सेंचुरी प्रारंभ हुई, यानी 1 शताब्दी तक जापान में ईसाई धर्म का प्रसार होता रहा। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का जापान ने विरोध किया तथा 1636 ईस्वी में एक कानून लागू किया। इस कानून के अनुसार जापान ने सभी यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध त्याग दिए तथा उसने सभी यूरोपीय देशों के जापान आने पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल डच वासियों को नागासाकी में एक बस्ती स्थापित करने की अनुमति दी। इस प्रकार जापान अगले 200 वर्षों तक एकांतवाद की नीति का अनुसरण करता रहा। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास के कारण बाष्प संचालित जहाज़ों की प्रशांत महासागर में गतिविधियां बढ़ी। इन जहाज़ों को प्रशांत महासागर में ठहरने एवं ईंधन प्राप्ति हेतु सुविधाओं की जरूरत पड़ी। होने के पश्चात प्रशांत महासागर में अमेरिकी गतिविधियां बढ़ीं। जापान की एकांतवादी नीति को भंग करने में अग्रणी भूमिका अमेरिका ने निभाई। 1840 में अमेरिका ने 2 जहाज मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु जापान भेजे, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। इसी समय इंग्लैंड और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ। इस युद्ध का अमेरिका एवं जापान दोनों पर प्रभाव पड़ा। जापान ने यह महसूस किया कि उसे भी अपमानजनक संधि के बाद सुविधा देनी पड़ सकती है। दूसरी ओर अमेरिका भी जापान जैसे छोटे देश में सुविधा प्राप्ति हेतु प्रेरित हुआ। 1853 ईस्वी में कमोडोर मैथ्यू पेरी के नेतृत्व में 4 अमेरिकी जहाज जापान भेजे गए। पेरी येडो की खाड़ी पहुंचा और अमेरिकी राष्ट्रपति मिलार्ड फिल्मोर का पत्र जापानी अधिकारियों को सौंपा। पेरी इस पत्र का जवाब 1 वर्ष बाद लेने के लिए कहकर वापस लौट गया। यह पत्र जापानी अधिकारियों ने शोगुन को सौंप दिया। फरवरी 1854 में पेरी 10 जहाज और 2000 सैनिकों के साथ वापस लौटा और उसने कानगावा नामक स्थान पर जापान के साथ संधि की। इसे कनगावा की संधि कहते हैं। इसके पश्चात जापान ने नागासाकी, शिमोड, हाकोडेट नामक 3 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए। अमेरिकी राजदूत का जापान में रहना तय हुआ और अन्य देशों को दी जाने वाली सुविधा अमेरिका को भी दी जाएगी। 1854 में जापान ने इंग्लैंड के साथ, 1855 में रूस एवं 1857 में हॉलैंड के साथ भी व्यापारिक संधियां स्थापित की। 1858 में जापान में अमेरिकी राजदूत टाउनसेंड हैरिसन ने जापान के साथ दूसरी संधि की। इसके अनुसार जापान ने 4 और बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए। दूसरा, बंदरगाहों से मिलने वाली 5% चुंगी जापान को मिलेगी और जापान का किसी अन्य देश से विवाद होने पर अमेरिका उसका साथ देगा और अमेरिका पर मुकदमा जापान में नहीं चलाया जा सकेगा। इस प्रकार की ये संधि अमेरिका के वासियों ने जापान के साथ की थी। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजी काल।